नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। जैसा कि 2 से 3 माह के बीच जो है एग्ज़ामों का लगातार क्रम जारी रहेगा, तो इसीलिए जो है हर एक विषय महत्वपूर्ण है और सामान्य अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ जो परीक्षाएँ हैं उनमें जो सामान्य अध्ययन 100% ही आ रहा है और कुछ परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का एक पार्ट है। तो हम जो सामान्य अध्ययन में जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, उसी में जो हम लोग आज है भारत निर्वाचन आयोग देखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भी देख लेंगे, लेकिन मुख्यतः भारत निर्वाचन आयोग ही मुख्य चैप्टर है। इससे प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न जो है हर परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग। तो हम भारत निर्वाचन आयोग को किस प्रकार पढ़ें कि हमको एकदम तैयार हो जाए, एकदम से उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए और ज़्यादा टाइम भी ना दें। एक बार पढ़ लें, फिर उससे कुछ भी बाहर नहीं जाना है, कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और उससे आई हुई हर चीज़ को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और या पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे वो ग्रेड ए या ग्रेड बी का हो। लगा के ग्रुप डी से सिविल एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम लोग पूरा देखेंगे यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको देखते हैं, फिर उसी अनुरूप हमें पढ़ाई करनी है। इसमें इतने कम समय में हम लोग भारत निर्वाचन आयोग को समाप्त करेंगे, आप भी अचंभित होंगे क्योंकि ऐसे चैप्टर कई लोग महीनों कई दिन चलाते हैं। महीनों की बात नहीं करता हूँ, कई दिन चलाते हैं। हम लोग एक ही जो है पार्ट में विधिवत पढ़ लेंगे। देखते हैं, दुनिया में देखिए हर व्यक्ति एक यूनिक है। किसी का कोई भी तरीका होता है, किसी का कोई तरीका, सबका तरीका अपना बेस्ट होता है। हर कोई अपना बेस्ट ही देना चाहता है, चाहे पढ़ने में हो चाहे जो है पढ़ाने में हो। लेकिन आप लोगों को भी अपना बेस्ट देना होगा, तभी जो हम लोग हैं एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। पहले तो हम इसकी जो है स्थापना, कभी कभी छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। स्थापना ये संवैधानिक संस्था है। फिर जो है थोड़ा बहुत इसमें टच लेंगे जो है इलेक्शन कमीशन का, मुख्य चुनाव आयुक्त, इस प्रकार की चीज़ों का हम थोड़ा सा टच लेंगे। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे इलेक्शन कमीशन के क्या कार्य हैं, उससे काफ़ी प्रश्न बहुतायत बनते हैं। फिर हम लोग उसके बाद चलिए हम लिखते भी चल रहे हैं, स्थापना संवैधानिक संस्था संवादित संस्था। फिर जो है देखेंगे इसी में जो है इसका हो गया। फिर देखते हैं कि यहाँ इलेक्शन कमीशन भी लिख देते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको देखेंगे। फिर जो है यहाँ पर हम देखेंगे कार्य, इलेक्शन कमीशन के कार्य, EC के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कार्य से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर जो है अब जो इसके बाद जो रखेंगे, क्या रख सकते हैं इसमें जो है रखेंगे, इम्पॉर्टेंट ये भी रहता है जो इलेक्शन कमीशन को भी हम देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के कार्य हो गए, इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। फिर जो कुछ चीज़ें बचती हैं, जो बचता है, फिर राज्य निर्वाचन आयोग को देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। इतने में ही जो है सब कुछ आपका आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं आगे में। तो स्थापना हो गया। अब ऐसे हम लोगों को पढ़ना है और सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक भी चीज़ ना छूटे इससे, और सब कुछ आ जाए कम समय में। देखते हैं पहले जो भारत निर्वाचन आयोग ही नहीं लिखा हमने, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक, तो अब चुनाव या चुनाव आयोग कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग को देखें तो ये चुनाव आयोग जो है संविधान में क्या किसमें दिया है, अनुच्छेद किसमें 323 है, 324 किसमें दिया, अनुच्छेद 324 में दिया है। और साथ साथ ये पार्ट किसमें है, पार्ट 15 में दिया गया है। तो ये हो गया चुनाव आयोग।
और जो देखा जाए चुनाव आयोग जो पूरा तरीके से देखें तो 324 से 329 में है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो भी बातें हैं या 329 तक जो भी बातें हैं वो चुनाव आयोग से संबंधित हैं, खासकर भारत निर्वाचन चुनाव आयोग या भारत चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग। अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। स्थापना 25 जनवरी 1950। याद कर लो इसको, ये तारीख याद कर लो। 26 जनवरी क्या हुआ था 1950 में, भारत का संविधान लागू हुआ था। 25 जनवरी को क्या हुआ, निर्वाचन आयोग बन गया। और इससे पहले 24 जनवरी को 1950 को क्या हुआ था, जो भारत के पहले राष्ट्रपति क्या थे, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो 25 जनवरी क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई इसी दिन। इसीलिए 25 जनवरी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चुनाव दिवस या क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कह सकते हैं इसको। इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय, ये प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अच्छा, जो भी ये वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं, बताएं कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में जो है 1-2 साल में कहीं पूछा गया है, हाल ही में एग्ज़ाम में, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। ठीक, सरकार का पंचायत पे काफ़ी फोकस रहता है, तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, स्टैटिक टाइप के। ठीक है, फिर देखते हैं, स्थापना हो गई। फिर जो है अब आती है बात इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, एक चीज़ तो कॉमन सी बात है, जब अनुच्छेद 324 से 329 में ये वर्णित है भारत निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग, तो कॉमन सी बात है ये क्या होगा, भारत की संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था हो गई। जब बताया था ना हमने, संवैधानिक संस्था वही होती हैं या फिर उन्हें क्या हो, संविधान संशोधन द्वारा उनको बनाया जाए या फिर क्या ऑलरेडी वो जो संविधान बना था, मूल संविधान, उसमें वो वर्णित हों। तो ये वर्णित है पहले से ही। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उससे एक दिन पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो कॉमन सी बात है। अब देखते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त में हमने ये देखा, अब चुनाव आयुक्त के साथ जो है 2 सदस्य भी होते हैं। 2 ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, कैसा है, मुख्य चुनाव प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य चुनाव आयुक्त। जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी देख रहा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा जो भारत के वर्तमान में इस समय कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं और उनका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएगा। जो भी देख रहा हो, जो भी इस वीडियो को देखेगा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले इसका जिक्र किया भी है, ठीक है। जो नहीं किया है तो आगे टेस्ट जो हम लेंगे तो उसमें इसका जिक्र होगा, लेकिन आपको इसमें बताना होगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको भी दे रहे हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, एक करंट से पूछ लिया सकता है। अब आगे क्या रहता है, इनकी नियुक्ति, इनको हटाना और इनका कार्यकाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का, ठीक। तो ये हो गए, इनको क्या कह सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब देखते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, रिमूव हटाना, और फिर कार्यकाल किसको, CEC प्लस CE दोनों की बात कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कर रहे हैं। और इनकी जो नियुक्ति जो हो जाती है राष्ट्रपति द्वारा, फिर इनको हटाया कैसे जाता है, हटाना राष्ट्रपति हटाता है, प्रेसिडेंट हटाता है, राष्ट्रपति हटा रहा है, लेकिन किसकी सलाह पर, ये इंपॉर्टेंट। हमेशा राष्ट्रपति नियुक्त करता है, हटाता है, लेकिन कहीं कहीं जो है राष्ट्रपति की चीज़ें अलग हैं, हटाने में किसकी सलाह आवश्यक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि जो यूपीएससी के चेयरमैन को राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन किसकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। लेकिन इनको जो हटाता है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ या पार्लियामेंट, या एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, या कह सकते हो संसद की सलाह पर, पार्लियामेंट। अब संसद की सलाह पर, इसका मतलब क्या होगा, जो क्या कर सकते हो वहाँ पर मत वाला होगा कि कितने जो है मत इनके पक्ष में पड़ते हैं हटाने, कितने नहीं। तो एक विधायिका का काम हो गया, एक टिपिकल टास्क हो गया एक हिसाब से देखें तो। नियुक्त तो राष्ट्रपति कर देगा, लेकिन हटाना आसान नहीं होता है, ठीक। अब लेकिन कार्यकाल कैसे होता है, कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष या 6 वर्ष कार्यकाल। इसको हमने बताया था कैसे समझ सकते हो, 6 वर्ष 65 वर्ष। जैसे 62 वर्ष हो गए हैं तो वो जो
मुख्य चुनाव आयुक्त तथा या 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं 62 वर्ष पर मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं। ठीक है, अब 62 वर्ष पे मतलब नियुक्त होते हैं। अब वो क्या 6 वर्ष चलेंगे कि 68 वर्ष पे रिटायर होंगे? नहीं, वो 65 वर्ष पे हो जाएंगे। लेकिन कोई चुनाव आयुक्त 59 वर्ष में नियुक्त होता है, कोई चुनाव आयुक्त 59 वर्ष में होता है, तो वह 65 वर्ष पर रिटायर होगा। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष कार्यकाल है। इस प्रकार अधिकतम 65 वर्ष, वरना उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब रहते हैं इस्तीफा की बात आती है। इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। अब जो बात आएगी, क्या ये दोनों जो हैं 3 लोग हैं, इसमें पावर किसकी ज़्यादा होती है? तो कॉमन सी बात, इसको टिक लगा देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की। वहाँ पे प्रश्न आपका काट दिया जाएगा। जो है इसमें बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य 2 चुनाव आयुक्त दोनों के पास इक्वल पावर है, समान पावर है। सीईसी प्लस सीई के पास समान शक्ति। जब कोई भी इलेक्शन हो रहा है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो 3 लोगों की राय जो है, मान लेते हैं 2 की राय एक है, एक की राय एक अलग है, मतलब 2 सदस्य की राय एक हो गई और तीसरे सदस्य की राय अलग हो गई। तो अब क्या होगा, उस विवाद में बहुमत जिस पक्ष में ज़्यादा होगा वही बात स्वीकार की जाएगी और विवाद का समाधान किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब 3 लोगों के सदस्य हो गए 3, तो इसमें ये नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस विवाद को समाधान कर दिया, ऐसा नहीं। उसमें एक हिसाब से वोटिंग होगी, उसमें जिसका परसेंट ज़्यादा होगा, मतलब एक जो कह सकते हो 66% जिसका ज़्यादा होगा, 66 सही क्या होता है, जो 2/3 कर दें, 66 सही 2/3%, गणित ज़्यादा ना लगाएं, तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 2 3 मतलब 1 1 1, मतलब ये प्लस 2 हो गए। तो कहने का मतलब 1/3 वाला की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? 2/3 वाला की चलेगी, वही माना जाएगा। तो विवाद का समाधान बहुमत के आधार पर, ये रटना नहीं होता वन लाइनर। ये कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं कहीं घुमा देगा, आप घूम जाए। बस कहा कि हम निर्वाचन आयोग पढ़े तो सब थे, सारे आर्टिकल पढ़े थे, 324 भी पढ़े थे, 326 भी पढ़े थे, 329 भी पढ़े थे, लेकिन हम गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरत होती है। अब देखते हैं आगे, इस्तीफा हो गया, ये हो गया। अब ये कौन कौन सा इलेक्शन कराता है? कौन सा? निर्वाचन आयोग, लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग कौन सा इलेक्शन कराता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यदि हमारी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही हो तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर सकते हैं या अपनी एडवाइस दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या रहेगा, जो है चुनाव कौन से कराता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराता है। देखते हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और जो है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा का चुनाव कह सकते हो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिख दें, अच्छा कंफ्यूज हो जाएंगे। और कौन कराता है? विधानसभा के सदस्यों का, और विधान परिषद के सदस्यों का। ये हम बता चुके हैं। जो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, फिर से बता रहे हैं, प्रेसिडेंट, मतलब ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद किसे कहते हैं? इन तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। ठीक, वही राज्य में क्या होता है? राज्य की जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? ठीक है, लेजिस्लेशन कह सकते हो इसको। ये है, इसको देखिए, लेजिस्लेचर, एमएलए, ये क्या होता है? एमएलसी होता है। ये क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी से कहते हैं। ठीक है, और ये भी जो होता है एमपी ही माना जाता है, राज्यसभा का भी दोनों लोगों का एमपी होता है। ठीक, अब ये कहता है विधानमंडल, फिर बता दें विधानमंडल
जो है किन से मिलकर बना होता है, जो है विधानसभा और विधान परिषद और जो है राज्यपाल कह सकते हैं। विधानमंडल किन से मिलकर बना होता है, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो अब राज्यपाल को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है। ठीक, अब विधानमंडल और संसद की बात यहाँ पर आती है। अब देखें, इनका चुनाव होता है, इसका चुनाव, इनका चुनाव और किसका, इनका चुनाव और किसका, इनका चुनाव। ये तीनों का चुनाव कैसा होता है, जो है अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शब्द हटा दो, यहाँ पर स्पष्ट शब्द लिख दो, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, प्रणाली द्वारा चुनाव हो रहा है इनका। और जो देखा जाए, जो लोकसभा के सदस्यों का एकल संक्रमणीय का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जनता वोट नहीं कर रही, डायरेक्ट जनता वोट करके इनका नहीं बनाती है। अब जो है लोकसभा और कौन सा, विधानसभा, इनसे प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, बहुमत दल के नेता जो लोकसभा में होते हैं। विधानसभा के बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो ये कौन कराता है, ये कराता है जो इन दोनों का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये भारत में जो है ये तरीका चलता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। आप ज़्यादा इसको शब्द में याद रख दीजिएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इस प्रकार का जो है चुनाव होता है विधानसभा और लोकसभा में। और ये जो प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। इसका मतलब यही है कि जैसे 4 लोग खड़े होते हैं किसी चुनाव में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% से अधिक जो वोट पाने वाला ही चुनाव जीतेगा। 4 लोग खड़े हैं तो जिसने 33% वोट पा लिए वो जीत गया, और बाकी 20% पा रहे हैं, 32% पा रहे हैं और 19% पा रहे हैं, वो हार गए। जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत पाएगा, जितना कुल वोट पड़ा है वही चुनाव जीत जाएगा। भले वोटिंग कितनी हुई हो, उसका आधा प्रतिशत, मतलब कुल का आधा हुआ हो या ना हुआ, जो थोड़ा सा भी ज़्यादा फर्स्ट पे आ गया, पहले खंबा छुओ, मतलब यही है। तो पहले जो पा गया वही चुनाव जीत गया। तो ये चुनाव तो पूरा, ये सब चुनाव कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन करा रही है। लेकिन ये चुनाव जो हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा कराते हैं, ये बिना एकल संक्रमणीय, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से कराए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये भी बता दिया, और एक चीज़ बताते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की बात जो करें हम, एक बात इसमें इम्पोर्टेंट, और जो वोट का अधिकार है, राइट टू वोट, जो है वोट का अधिकार जो है, एडल्ट कह सकते हो, वोट का अधिकार, एडल्ट सफरेज, ये जो है भाषा है इसकी, सफरेज, ठीक है, सफरेज, ठीक है। और ये हो गया, सफरेज हो गया। अब जो है कह सकते हो, ये क्या रहता है, जो है एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार, जो ये होता है वयस्क मताधिकार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार। जो वोट है, वोट का अधिकार है, वो कैसा अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार से मतलब समझते हैं। और इस अधिकार को देखिए, वोट का अधिकार जो है दिया गया है, वयस्क मताधिकार के रूप में वोट का अधिकार है। लेकिन पूछा जाए वोट का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। ये कब होता है, 1989 में। जो संविधान संशोधन अधिनियम जो है 61वां होता है 1989 में। इसके द्वारा क्या होता है, 21 वर्ष वोट की, जो वोट व्यक्ति दे सकता था 21 वर्ष का होना चाहिए था, लेकिन 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब अब वोट देखते हैं 18 वर्ष के हो सकते हैं, चाहे प्रधानी का हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, हम 18 वर्ष यदि पूरे कर लेते हैं तो वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले 21 वर्ष था, 1989 के बाद 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखते हैं, अब जो हम इसमें क्या है, इसके कार्य देखते हैं। ये हमने देख लिया, अब चुनाव भी हमने देख लिया।
हाँ, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, समितियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी देख लेंगे। इसके कार्य। अच्छा, और एक चीज़ इसमें देखते हैं, जो इनका इन पदों की संख्या है, जो कह सकते हो निर्वाचन आयोग, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, वह जो है EC के पदों की संख्या, मतलब ये कह सकते हो, सीधे कह सकते हो चुनाव आयोग के चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या, पदों की नहीं, के सदस्यों की संख्या, ठीक है। फिर देखा जाए जो इनकी सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्त, कार्यकाल, ये कौन निर्धारित करता है, ये इसमें जो है बदलाव कौन कर सकता है, ये सब जो कुछ होता है इसमें परिवर्तन जो हो सकता है, घटाया बढ़ाया सकता है, क्या, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और देखें जो इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल तो मुख्यतः रहता ही है, साथ में जो कह सकते हैं इनकी निर्वाचन आयोग जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC व जो है EC मतलब इलेक्शन कमीशन की योग्यता संविधान में वर्णित नहीं है, में नहीं दी गई। अब जो हम ये सब हमने बता दिया, अब जो देखते हैं इलेक्शन कमीशन के कार्य। इलेक्शन कमीशन है चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य में क्या देखें, जो इनका कार्य है वो देखा जाए क्या रहता है। तो चुनाव आयोग के कार्य में फर्स्ट जो है निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना। फिर क्या है, चुनाव का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कह सकते हो करना, ठीक है। चुनाव का नियंत्रण करना, चुनाव पर नियंत्रण रखना, चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण, ठीक है। उसका पर्यवेक्षण भी करना, मतलब पूरा इसका जो है पूरा सिस्टम को इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है, चुनाव आयोग की ही। अब देखते हैं, अब जो है चुनाव पर नियंत्रण रखना, चुनाव प्रक्रिया क्या, चुनाव पर नियंत्रण रखना, ठीक है। पूरा चुनाव इन्हीं की जिम्मेदारी पर होता है। फिर देखते हैं जो क्या रहता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों का जो क्या करना है होता है, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह, और फिर क्या करते हैं, एक और ये काम होता है इनका, जो है राजनीतिक पार्टियों का चुनाव चिन्ह पे बात हो जाती है। अब दूसरा चुनाव है, ठीक है, हाँ, जो है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। लेकिन इससे पहले और चीज़ें भी होती हैं, जो है निर्वाचन एक और पहले हम देख लेंगे, मतदाता सूची तैयार करना, ये भी काम होता है इन्हीं का। और जो आचार संहिता लगाना, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, तो ये लगाना, तो ये कार्य हैं। लेकिन इसमें भी 2 कार्य बाकी हैं, वो कौन से हैं इनको भी हम बताएंगे डिटेल से। राजनीतिक, डिटेल से क्या जो इम्पोर्टेंट है इसमें, राजनीतिक पार्टी यो को मान्यता देना, एक ये भी कार्य है। और क्या रहता है कार्य, जो है निर्वाचन का परिसीमन करना, जो है निर्वाचन क्षेत्र का कह सकते हो, निर्वाचन क्षेत्र का
परिसीमन करना। देखिए निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन यहीं पे हम समझ लेते हैं। देखिए हर जो है चुनाव हर साल तो नहीं कह सकते हैं, हर 10 साल 20 साल 10-15 साल ऐसे 30 साल के बीच में जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो परिसीमन आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो परिसीमन आयोग का गठन होता है, परिसीमन आयोग गठित होता है, गठित। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, CEC होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन इसके हो गए जो परिसीमन आयोग बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब निर्वाचन क्षेत्र का जो है परिसीमन करना, इसके लिए निर्वाचन आयोग बनता है। निर्वाचन आयोग के जो होते हैं मुख्य, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, देखा जाए जो मुख्य होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। पूछा था निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और जो ये परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? ये कार्य क्या होता है इनका, इस आयोग का कार्य होता है जो है निर्वाचन क्षेत्र का जो है उसकी रूपरेखा तैयार करना। निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना, जैसे विधानसभा की क्षेत्र है, विधानसभा में मान लेते हैं कि कोई एक विधानसभा ले लेते हैं, जैसे मोहाली विधानसभा ली, तो मोहाली विधानसभा का कितना क्षेत्र कम किया सकता है, कितना क्षेत्र ज़्यादा किया सकता है, मतलब उस क्षेत्र तक कितने वोटिंग वाले लोग आ सकते हैं। इस प्रकार जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ विधानसभाओं के परिसीमन की बात हो रही है, तो जो शायद उसके लिए परिसीमन आयोग जो है उसके लिए गठित भी किया गया है। तो ये कह सकते हो कि उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को घटाना बढ़ाना, तो इसके लिए क्या परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग कब कब बना है ये भी देख लेते हैं। एक बार 1992 में बन चुका है, फिर 1963 में भी बना है, 1963 में, 1973 में भी बन चुका है और 2003 में। अब शायद यह करंट का जो है शायद बना है कि नहीं ये क्लियर नहीं, लेकिन इतने बन चुके हैं परिसीमन आयोग। तो अब ये हो गया। अब देखते हैं, और हाँ, जो ये रिपोर्ट देता है परिसीमन, रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट जो आती है परिसीमन की, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। क्या है? उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती है, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकती है, नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है। तो कह सकते कितना मतलब पावर रखता है परिसीमन आयोग के हिसाब से देखा जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये हो गया। इसमें एक राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताना है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी यही निर्वाचन आयोग देता है। राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताते हैं। राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना ये निर्वाचन आयोग का एक कार्य है। तो इसमें पार्टियां कैसी होती हैं? क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां और एक राष्ट्रीय पार्टियां। तो हर कोई पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बननी चाहती है, क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी की एक शर्त होती है जो है, कह सकते हो, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 8% मत प्राप्त करें, तब जो है क्या है, जो है क्षेत्रीय पार्टी बन सकते हैं। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त करें तब। या दूसरी शर्त क्या है? विधानसभा या लोकसभा में 6% मत प्राप्त करें, मतलब प्लस क्या हो, 2 लोकसभा सीट पाएँ,
2 लोकसभा सीट जीतें। देखिए 8% मत प्राप्त कर लो या फिर 6% मत प्राप्त करो, साथ में 2 सीटें जीत जाओ तो आप क्या होगा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी में कौन है, सपा है, ठीक है। और दिल्ली में कौन है, ये आम आदमी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ कौन सी हैं। राष्ट्रीय पार्टी जो है, देखें राष्ट्रीय पार्टी में क्या रहता है, 3 अलग अलग राज्यों में कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में जो है लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करे। मतलब कहने का मतलब कम से कम 3 राज्य हों, वहाँ पर जो लोकसभा में जो कुल वोटिंग पड़ती है उसका मतलब कुल वोटिंग का नहीं, जो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उनमें से 2% सीटें मिलनी चाहिए 3 अलग अलग राज्यों में। तो 2% सीट कब मिलेगी, 2% सीट कितनी होती है, 553 का 2% निकालोगे 11 सीटें होनी चाहिए, मतलब 11 सीटें होनी चाहिए। 11 सीटें यदि कोई भी पार्टी जीत जाती है तो वो क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अब देखते हैं दूसरा शर्त क्या है, तथा दूसरी या क्या है, 6% लोकसभा या मतलब विधानसभा, एलओ को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली। तो ये जो होती है विधानसभा या लोकसभा में 6% मत प्राप्त करे, वोट मिले, तथा इसके अलावा लिख लो यहाँ पे, इसके अलावा 4 लोकसभा सीटें जीतनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। कुछ भी कंफ्यूज हो जाए तो ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें होनी चाहिए तो आप बन सकते हैं। और 6% प्लस ये, और यहाँ पर 8% प्लस क्या रहता है, 6 + 2, ये 8% का मतलब कुल जितना परसेंट वोट पड़ा उसका 8%, ठीक है। अब देखते हैं हम बस और कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया आता है, कभी कभी आता है, इनमें से राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है इसमें देख लेंगे हम लोग, देख लें राष्ट्रीय पार्टियां, ये पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी हैं। तो देखते हैं, एक बीजेपी हो गई, बीजेपी से पहले हम लिख लें इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ऐसे साथ में रखते हो कांग्रेस, ये क्या है, राष्ट्रीय पार्टियां। तो एक राष्ट्रीय पार्टी का क्या हो गई, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है, 1985 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसको हम मॉडर्न इंडिया में सब बता चुके हैं, जो है इधर कहीं 1885 है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। फिर देखते हैं, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। फिर जो है एनसीपी, इसी के साथ कांग्रेस वाले शब्द को हम देख लेते हैं, जो पार्टियां कांग्रेस से जुड़ी शब्द से बनी हैं। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी कही जाती है, तो शरद पवार इसके संस्थापक थे। तो एनसीपी की स्थापना होती है 1999 में, ठीक। ये भी जो है नेशनल पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है। और फिर देखेंगे तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस, ठीक। तो इसको भी देख लेंगे। इसका चुनाव चिन्ह निशान, इसका तो पंजा है, हाथ है, इसका चुनाव निशान क्या रहता है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है तो इसका निशान घड़ी है, जो है तिरंगा बना है, तिरंगा का 3 रंगों का बना, उसके बीच में घड़ी है। और 1999 में स्थापना हुई थी, शरद पवार की पार्टी है, लेकिन इतना हमें डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। पार्टियां में देख लीजिए, स्थापना वर्ष देख सकें, लेकिन पार्टियों के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। तृणमूल कांग्रेस हो गई, इसकी स्थापना कब हुई थी,
1998 में ममता बनर्जी की पार्टी है। ये जौहरा जो घास है, फूल होता है, जौहरा घास का फूल, जौहरा घास के साथ फूल बना होता है इनकी पार्टी में, चुनाव निशान देखा होगा। ठीक है, फिर देखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी वर्तमान इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। इसकी स्थापना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा की गई थी, और ये कब बनी थी? 1980 में, इस्टेब्लिशमेंट इसका 1980 में। फिर हम देखते हैं अगली पार्टी जो आती है CPM, जो है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये बनती है जाके, और जो है CPI जो M, तो जो है CPI-M बनती है जो है 1964 में, जो इसको 25, और ये जो है बनती है 1964 में। ठीक है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सवादी, ये मार्क्सवादी है। ठीक है, तो दोनों ये नेशनल पार्टी हैं। इनमें से डेट में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये शायद 25 में है या ये 64 में है, ये क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो CPI जो है एक 25 में बनती है, एक 64 में बनती है। फिर देखेंगे BSP को देखें, बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी। समझ लीजिए उत्तर प्रदेश से 2 राष्ट्रीय पार्टियों, मतलब जो चुनाव होता है सपा बसपा बीजेपी का मेन तीनों फाइट करते हैं, तो लेकिन उसमें से देखिएगा 2 जो राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव आमने सामने होते एक साथ देखे, एक BSP एक BJP। सपा यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जो ऑप्शन में मिलता है, तो सपा को राष्ट्रीय पार्टी में टिक मत कीजिएगा। ठीक है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन बसपा राजनीतिक वो राष्ट्रीय पार्टी। इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? 1980 में, 84 में मिलता है, 1984 में। अभी जो है लास्ट पार्टी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जो है नेशनल, हिंदी में लिखते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो है आठवीं पार्टी है, और सबसे अंतिम, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। संगमा जो है उन्होंने की थी, संगमा ने की थी। संगमा पूर्वोत्तर में है ये पार्टी। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 पार्टियां बन रही हैं। राष्ट्रवादी 2 बार तो नहीं, एक ये पार्टी क्यों गिन रहे हैं? ये तो राष्ट्रीय पार्टियों का शब्द है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी है राष्ट्रीय पार्टियां? कुल 8 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब हम आगे राष्ट्रीय पार्टियों के बाद कुछ चीज़ें और देख लेंगे। जो कार्य तो हम लोगों ने देख ही लिया, और ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें देख ली। अब जो है थोड़ा सा चीज़ हम देख लेंगे, क्या बचता है, कुछ जो है आर्टिकल जो है, हालांकि बता दिए समितियाँ, जैसा कुछ आर्टिकल एक बार फिर रिवीजन करा रहे हैं। ऐसे 60 में देख लीजिए, आर्टिकल 324, इसमें क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, ये पूछ ले जाते हैं तभी बता रहे हैं। ठीक है, 326, आर्टिकल 326, इसमें क्या? वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज जो लिखा था, वयस्क मताधिकार। और जो है आर्टिकल जो है कौन सा आता है? आर्टिकल 329 जो है डिमोलिशन वाला है, जो परिसीमन आयोग की बात की गई। तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब हम इसी में जो है क्या बताएंगे? समितियाँ, इससे जुड़ी हुई समितियाँ देख लेंगे। 3 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे समिति, BM तारकुंडे, लेकिन तारकुंडे हम लिख रहे हैं, तारकुंडे समिति इससे जुड़ी हुई पूछ ली जाती हैं। जैसे हमने उसमें कौन कौन समितियाँ बताई थी? बलवंत राय मेहता समिति हो गई थी, अशोक मेहता समिति हो गई थी, सिंघवी समिति थी, ठीक है, थुंगन समिति थी। तो ऐसे ही बस 5 मिनट का चैप्टर बचा है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं तारकुंडे समिति के बाद दिनेश गोस्वामी समिति हो गया। और तीसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। हाँ, अब देखते हैं। देखिए तारकुंडे समिति की जो सिफारिश के आधार पर
सिफारिश के आधार पर, इनकी सिफारिशें ही होती हैं समिति की, सिफारिश के आधार पर क्या 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की गई, आयु वोटिंग की गई थी। मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग की आयु इन्हीं की सिफारिश के आधार पर हुई थी। ये कब बनी थी? 1974 में। और ये कब बनती है गोस्वामी समिति? 1990 में। और ये कब बनती है? 1998 में। अच्छा, ये देखते हैं दिनेश गोस्वामी समिति, ये पूछा जाता है दिनेश गोस्वामी समिति के सिफारिश पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग हुआ, का प्रयोग। साथ में दूसरा क्या रहता है? दूसरा प्रयोग इन्हीं की समिति में जो है बूथ कैप्चरिंग बताया गया। जो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है तो पुनः इलेक्शन कराया जाए। बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग की बात हुई। जो इम्पॉर्टेंट बातें हमने वो बताया तो बहुत कुछ समिति में जाता है, कई पन्नों की रिपोर्टें आती हैं, लेकिन जो आपसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रश्न उसी से बातें हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने वित्त पोषण संबंधित बात की। जो चुनाव आयोग में व्यय होता है कैसे क्या है उसके बारे में। चुनाव के वित्त पोषण संबंधित बात की, वित्त पोषण से संबंधित। जैसे इन्होंने कहा लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनाव का व्यय जो है सरकार को करना चाहिए। लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में व्यय सरकार को करना चाहिए। इस प्रकार से कई चीज़ें इन्होंने बताई कि जो है प्रत्याशी को आयकर रिटर्न भरना चाहिए, ठीक। जो ऐसा नहीं करता है तो उनको किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक। फिर हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग पे आ जाते हैं। तो हमने लगभग चीज़ें बता दी। अब जो है अच्छा, आर्टिकल 329 में परिसीमन की बात कही गई, ये भी याद रखिएगा। डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। अब हाँ, बस राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। हमने जो है भली प्रकार पूरे चैप्टर को पढ़ लिया। राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी कुछ चीज़ें देख लेंगे। जो एक सेकंड उसमें देख लीजिएगा, जो पंचायत वाला हमने कहा 73वां संविधान संशोधन जो होता है वो 1992 में होता है, ठीक। 74वां भी 1992 में, 74वां 1992 में, 93 में लागू हो जाता है, ये होता है। और वो मतलब जो 24 अप्रैल 1993 से पंचायती व्यवस्था लागू हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये होता कब है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इसी से हम जोड़ते हैं, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ उसी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। तो ये जो है इसके द्वारा होता है, ठीक। 74वें को हटा देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है? तो ये हो गया बात, तो इसकी बात हुई। तब राज्य निर्वाचन आयोग, इसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग आता है। और ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक। हमने बताया था ना, संवैधानिक संस्था के लिए शॉर्टकट याद रखने के लिए दो चीज़ें, या संविधान में वर्णित हो या संशोधन संविधान का किया गया हो। तो 73वें CA द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1992 जो है संवैधानिक संस्था हो जाती है राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये संवैधानिक संस्था हुई, लेकिन किस आर्टिकल में है ये वर्णित? आर्टिकल 243 के। देखिए, आई में क्या था? राज्य पंचायत का वित्तीय पोषण था, जो वित्त आयोग था राज्य का। और राज्य का जो है कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग 243 के जो आर्टिकल में है। फिर देखते हैं जो इसका संवैधानिक संस्था हो जाती है, इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी बात कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं, मतलब उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। फिर जो है जो हटाता कौन है? हटाता राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसकी? एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट की जो है सलाह पर राष्ट्रपति आता है। ये याद रखने वाली बात है कि राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन हटाता राष्ट्रपति। क्यों? वे बेईमानी ना हो सके, क्योंकि राज्य में से प्रधानी का चुनाव है, ये सब कौन? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। या स्थानीय जो नगर निकाय के चुनाव हैं जितने भी होते हैं, चेयरमैन वगैरह के, सब कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यदि राज्यपाल का मतलब गवर्नमेंट का कुछ सीन हो सकता है तो, लेकिन हटाने में क्या है? राष्ट्रपति ही हटा सकता है।
और वो भी पार्लियामेंट की मदद से, ठीक है। पार्लियामेंट द्वारा जो प्रस्ताव पारित होगा उसी द्वारा हटाया जाएगा। अब देखते हैं इस्तीफा, ये इस्तीफा किसे देगा? इस्तीफा राज्यपाल को, जो नियुक्त करता है ज़्यादातर उसी को इस्तीफा भी दिया जाता है, ज़्यादातर होता है, हर बार नहीं। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो नहीं करता है, कह सकते हैं कि उप राष्ट्रपति, लेकिन इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक। तो इस्तीफा राज्यपाल को। अब ये हो जाता है। अब इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है, प्लस साथ में 62 वर्ष अधिकतम। तो ये हमने जो है राज्य निर्वाचन आयोग की जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बता दी। 73वें संविधान संशोधन ये आर्टिकल में दिया है। ये इलेक्शन कौन कराता है? लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ये हो जाता है आपका। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, एक देखिए इलेक्शन कमीशन जब बना था, जब संविधान बना था तो केवल एक सदस्य था, जो इलेक्शन कमीशन एक सदस्य था, एक सदस्यीय आयोग था, केवल एक सदस्यीय आयोग था इलेक्शन कमीशन, मतलब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1993 से ये क्या हो गया, अन्य सदस्य भी रख लिए गए, अन्य सदस्य भी। अब क्या है, जैसे इस प्रकार अब क्या है, 1+2 मतलब एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अब एक और चीज़ रहते हैं, जो पहले चुनाव आयुक्त आए, पहले महिला चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त में सबसे पहला पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हुई कार्यवाहक के रूप में, पहली महिला, या कह सकते हो महिला में देखें रमा देवी क्या थी? अभी तक एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हुई हैं, लेकिन वो कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त थी, पूरे कार्यकाल की नहीं थी। रमा देवी पहली महिला कार्यवाहक चुनाव आयुक्त थी। मतलब अभी तक कोई भी महिला जो है पूरे कार्यकाल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनी। अच्छा, 2027 में भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो कि जो है नागरत्ना नाम की जो महिला हैं न्यायाधीश, वो भारत की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बने। मतलब भारत की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश नागरत्ना के बनने की पूरी संभावना 2027 में है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखते हैं कि जो है एक चीज़ और देख लेंगे, ये नोटा का प्रयोग कब होता है? पहली बार 2013 में होता है, लेकिन इसका प्रयोग कब हो पाता है? 2014 में। बनता नोटा 2013 में है, 2014 में प्रयोग। और एक वीवीपैट होता है, वीवीपैट। जब हम लोगों ने 2017 के इलेक्शन में देखा था, जो हम लोग बटन दाबते थे उसी की पर्ची खड़ निकलती थी साइड में, तो वीवीपैट था, ठीक है। वोटिंग वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटिंग और जो है वोटिंग वेरीफाई ऑडिट पेपर मतलब वोटिंग वेरीफाई फॉर पेपर ऑडिट ट्रायल। ये इसका प्रयोग कब हुआ? 2017 के लोकसभा चुनाव में होता है। और एक चीज़ कहा जाए, ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 केरल में, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हम लोगों ने पूरा निर्वाचन आयोग विधिवत ढंग से पढ़ा है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इसको शुरू से आखिरी तक देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।